नमस्कार साथियों। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि सिस्टमेटिक तरीके से हम जो है एच एस टी टी की तैयारी करेंगे, यूनिट वाइज तैयारी करेंगे और सार गर्भित तैयारी करेंगे ताकि जो है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाए। आज साथियों हम शुरुआत कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। कुछ बेसिक से एडवांस तक हम पढ़ेंगे इसमें। चलिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले बात आती है कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NS1 to N-1 डी 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए, अब हम बात करें कि इसमें जो है ये आवर्त कौन सा आवर्त है। इसको चौथा आवर्त कहते हैं। N का 4 मतलब चौथा आवर्त है, चौथा पीरियड है, पांचवा आवर्त है, छठवा आवर्त है और ये है भैया सातवां आवर्त है। क्लियर है यहाँ तक। अगर वर्ग की बात करें तो ये एलिमेंट तीसरे वर्ग में है, ये एलिमेंट चौथे वर्ग में, ये पांचवें में, ये छठवें में, ये सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में और ये 12वें वर्ग में। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। साथियों, हर चीज़ को है ना एनालिसिस तरीके करने के तरीके से पढ़िएगा। एक ही पेज से अगर एनालिसिस करोगे तो यार ये इतनी इतनी सी सीधी बात थी क्या यार, अरे यार हमें पता नहीं थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ना। अब इसको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां ग्रुप है भैया। इसको एक और कहते हैं, इसको फर्स्ट ए ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको जो है फर्स्ट बी, इसको फर्स्ट बी कहा जाता है और इसको सेकंड बी भी कहा जाता है। इसी ग्रुप को 11वें ग्रुप को फर्स्ट ए और 12वें को सेकंड बी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इस वाले ग्रुप को थर्ड बी भी कहते हैं, तीसरे ग्रुप को। कि थर्ड बी ग्रुप के तत्वों के नाम लिखिए तो भैया ये एलिमेंट्स के नाम हो जाएंगे। फोर्थ बी, ये भैया फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये वाला सिक्स्थ बी, ये सिक्स बी, ये सेवंथ बी, हाँ भाई साहब ये सेवंथ बी। और इन सभी को रखा गया है आठवां ग्रुप, एक और आठवां ग्रुप नाम दे दिया। तो ये है ये है भैया सामान्य परिचय। अब बात करें कि इसको जो है 3D श्रेणी कहते हैं, इसको 4D श्रेणी कहते हैं, इसको 5D कह दो और इसको 6D श्रेणी कह दो। ठीक है। 4 संक्रमण श्रेणियां हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ओके। कोई कुछ भी आ सकता है यहाँ से कि भैया ये जो एलिमेंट है 4 एलिमेंट दे दिए, इसमें से कौन सा तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है, कहीं से भी कुछ भी किसी भी तरीके से। तो जब आपका माइंड पूरा ओपन रहेगा तो आप जो है सही आंसर दे पाएंगे। ओके। अब बात करेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है, ये जो है स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक कहते हैं इसको। क्लियर है। ये इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक कहते हैं। और ये भैया लेंथेनम 57 और हाफनियम 72, ये HF है, थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई। लेंथेनम 57 और हाफनियम 72 से लेकर मरकरी, यहाँ पर Hg है, मरकरी 80 तक के 10 तत्वों को क्या कहते हैं, ये 5D संक्रमण श्रेणी में रखी गई है। यहाँ पर बीच के एलिमेंट जो है वो उनको क्या कहते हैं, लेंथेनाइट्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही ये एक्टिनियम 89 और इस एलिमेंट के जो रदरफोर्डियम 104 आता है, वैसे यहाँ पे रदरफोर्डियम 104, रदरफोर्डियम, डबनियम, है ना, ऐसे आते हैं। तो वैसे तो 100 से ऊपर वाले एलिमेंट के जो है नाम वो उसके हिसाब से कर सकते हैं अपन, IUPAC नामकरण के अनुसार कर सकते हैं, उनके उस हिसाब से भी अपन सिंबल लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास 104 है तो 104 का सिंबल ये भी लिख सकते हो आप, UNQ, अननील क्वाडियम लिखो तो भी चलेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि IUPAC के अनुसार 100 से ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर है उनका IUPAC के अनुसार कैसे नामकरण किया जा सकता है, ये मैंने बता दिया था। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे 112 का नाम अनबाइयम, अनबाइयम, अनबाइयम ऐसे लिख सकते हो। तो इसका सिंबल हो जाएगा UUB, UUB। चलिए, तो अब इनको याद करने का एक तरीका है। तरीका ये है कि किसके बाद में कौन सा एलिमेंट आ रहा है ये अपने को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब इनकी जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है किसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, किस आयन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन। तो इनका पूरी हर एक
पेरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट्स मालूम होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट जो है कहाँ पर बैठा हुआ है, ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ट्रिक्स है कि स्क्रू, टीवी, सीआर में फेंको निकुंज। स्क्रू, टीवी, सीआर में फेंको निकुंज। इस सीरीज को याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है, यारी जरा निभा, नियोबियम है ना, यारी जरा निभा, मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, आग में कूद जा। ये सेंटेंस याद रखना, यारी जरा निभा, मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। मतलब इसके बाद इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि इट्रियम के बाद में जिरकोनियम आ रहा है, नियोबियम आ रहा है, फिर मोलिब्डेनम आ रहा है, फिर टेक्नीशियम आ रहा है, ये मालूम पड़ेगा। इसको ऐसे याद कर सकते हो, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, इससे, है ना, ला हफ्ता वरना रे उससे, है ना, उससे, उससे इधर पिटाई, या पीटी है भैया, पीटी प्लेटिनम, उससे इधर पिटाई, थोड़ा सुधार लेना है ना भैया, पिटाई और होगी, और होगी, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। जो नोट्स की मैं पीडीएफ जब भेजूँ तो उसको जो भी कोई कहीं गलती होगी, प्रिंट मिस्टेक होगी तो मैं निकलवा दूंगा, उसके बाद में आप जो है यूज़ करें। ओके, इस सीरीज़ के एलिमेंट्स को अगर आप देखना हो तो यहाँ पे रदरफोर्डियम आरएफ, एसी रफ, डीबी कर देना, सागर भाई हंसो मत, ये सिंबल याद रख लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। DSRGCN, DSRGCN, ये छोड़ो अभी, DS 104, ये 105, ये 106, 107, 108 और 109। तो वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डीबी भी लिखो या यूएनपी भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यूएनपी मतलब अननील पेंटियम, अननील हेक्सियम यूएनएच, अननील सेप्टियम यूएनएस लिख सकते हो, यूएनओ अननील ऑक्टियम, यूएनई अननील इनियम। तो ये IUPAC के अनुसार लिखे हुए इनके सिंबल। साथियों यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये तो हो गया अपना डी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़े। सामान्य विन्यास, सामान्य विन्यास जो है इनका क्या है, बता ही दिया था कि NS में NS कक्षा, NS 1 से लेकर 2, N-1D 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं अपन। जैसे कि अपन जो है भरें, जिंक Zn का लिखेंगे, जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो लिखते जाएंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, NS, जैसे कि 4s2 और 3d10, ये हो जाएगा। इसके लिए जिंक 30 के लिए n का मान कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। n का मान अगर 4 हो गया तो 4s2 लिख दिया अपनों ने, और यहाँ पे भी 4 आएगा तो 4 - 1, और d में कितने आएंगे, 4 - 1 मतलब 3 आ जाएगा, 3d10 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। सामान्य बात है, ये तो सब जानते हैं। परमाणु त्रिज्या, भाई साहब इनकी जो परमाणु त्रिज्या रहती है लगभग क्या रहती है, स्थिर रहती है। जबकि अपन क्या कहते हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये कहते हैं साइज जो होती है वो कम होती जाती है। लेकिन कहा गया है कि इनमें जो है साइज जो है लगभग क्या है, समान होती है। इसका कारण ये होता है कि इनमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है भाई, ये न्यूक्लियस है, जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन जो है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है भाई साहब, अट्रैक्ट करेंगे बिल्कुल। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, और ये भाई साहब कह दिया मैंने ये चौथी कक्षा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का क्या रोल हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की क्या करामात हो रही है कि 4s में इलेक्ट्रॉन भर दिए अपने ने, फिर अपन चालू हुए कि भैया ये D1 में भर दिया, ये D2 में भर दिया, तो यहाँ पर वैसे वैसे क्या पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 3D1 के लिए यहाँ पर नाभिकीय आवेश 21 है, फिर 3D2 के लिए यहाँ नाभिकीय आवेश 22 है, फिर 23 है, फिर 24 है। तो ऐसे करके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो अंदर एंट्री कर रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा, यहाँ पर नाभिकीय आवेश क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरी बात समझना, 3D5
5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3d5 हो गए, ये 4s2। अंदर तो है ही ये, वो भी जो भी होंगे 1s2, 2s2, 2p6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये तो ही है, डी के इलेक्ट्रॉन अंडर कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे डी इंटर कर रहा है अंदर इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, जैसे यहाँ इंटर कर रहा है नाभिक की आवेश बढ़ा तो नाभिक सोचेगा कि मैं बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करूं, लेकिन होगा क्या कि परिरक्षण प्रभाव के कारण डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। तो इनके परिरक्षण प्रभाव के कारण बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो नाभिकीय आवेश है ना, नाभिकीय अट्रैक्शन है, नाभिकीय आकर्षण है, उसको महसूस नहीं करेंगे। इसके कारण इनकी साइज़ क्या होती है, लगभग समान होती है। और ये साइज़ समान होने के कारण ही संक्रमण तत्वों के कई कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे ये मिश्र धातुएं बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं भाई, ये इनकी जो है साइज़ क्या होती है, समान होती है, सिमिलर होती है, इसलिए ये चीज़ें सारी जो है चलती हैं। मेरी बात समझ में आई? तो होता क्या है, इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि डी ब्लॉक की परमाणु त्रिज्या को 2 कारक प्रभावित करते हैं। कितने कारक? 2 कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस और शील्डिंग इफेक्ट, ये दोनों मतलब आवेश लग रहा, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, लेकिन ये शील्डिंग इफेक्ट के कारण साइज क्या होगी, सिमिलर होती जाएगी। ये साइज सिमिलर रहती है, तो थोड़े साइज थोड़े टाइम में थोड़ी घटती हैं, फिर वापस बढ़ने लग जाती है। वो सारा हम क्रम अभी बताने वाले हैं, सारी चीज़ें हम आपके क्लियर करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? परिरक्षण प्रभाव, तो जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा तो आगंतुक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पर 26 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 27 हो गया नाभिकीय आवेश, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, परमाणु क्रमांक बढ़ गया, तो एक यहाँ पर भी बढ़ गया इलेक्ट्रॉन। तो यही बात बताई गई कि जेड पर आगंतुक इलेक्ट्रॉन, है ना, n-1 कक्षक में भरा जाता है, जिससे n-1 कक्षकों को सीधे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण होता है। अतः परमाणु के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिससे परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब भाई साहब, परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है कि वो साइज को, एटॉमिक साइज को बढ़ा देता है। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये चीज भी ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर? चलो बढ़िया बात है। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव के कारण तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन नाभिकीय आवेश आ गया। नाभिकीय बोले तू कहां से बढ़ने देगा भैया साइज, रुक रुक, मतलब एक तो बोल रहा है रुक और एक बोल रहा है कि जा, यहां से भाग जा, है ना। तो नाभिकीय आवेश दो हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश के कारण ही तो ये टिके हुए। इनकी तो धक ये है, इनकी तो जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो उछले इलेक्ट्रॉन है, और ये तो क्या कर रहे हैं, इनको भगा रहे हैं कि चलो भगो तुम, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को भागो तुम, दूर भगो। लेकिन नाभिक बोल रहा रुक जा भाई, मैं हूँ तेरे साथ में। तो जितना जो है नाभिकीय आवेश बढ़ता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या चल रहे, पैरेलल चल रहे, बराबर चल रहे भैया। तो ये तो भगाने के चक्कर में है, और ये बिठाने के चक्कर में, आकर्षित करने के चक्कर में। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के प्रति संतुलित रहते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों की त्रिज्या लगभग क्या होती है, समान रहती है। मेरे हिसाब से यहां तक भाई समझ में आया होगा, अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। होता क्या है कि जब बात करेंगे अपन, अब बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं सबसे पहले, क्लियर है, मिटा दूं? हाँ, इसी को लेके अपन एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन परमाणु त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या की होना क्या चाहिए, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो साइज क्या होता जाना चाहिए, छोटा होता जाना चाहिए। ऐसे आकार परमाणु का छोटा होता जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है भैया यहाँ पर कि 3 से 7 तक परमाणु त्रिज्या घटती है, यहां से यहां तक परमाणु त्रिज्या क्या हो रही, घटती है। और इनकी दोनों की क्या रहती है, स्थिर। इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग क्या है, स्थिर है। और हो तो भैया बड़ा दिक्कत आ गई कि यहां से यहां तक जाते जाते एटॉमिक रेडियस क्या होती है, वापस बढ़ती है। उल्टा हो गया भैया,
इतने हावी हो गए, इतनी संख्या बढ़ गई डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की कि इन्होंने क्या कर लिया कि भैया एटॉमिक रेडियस बढ़ जाओ भैया। तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पर तो ज़्यादा ही लड़ाई करने लग गए बाहरी इलेक्ट्रॉनों से, तो वो दूर जाने लग गए। तो ये हो गया भैया कि बढ़ती है एटॉमिक रेडियस, इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, बढ़ती है। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसका शेप आकार छोटा होता है, किसका बड़ा होता है, किनकी जो है एटॉमिक रेडियस सेम होती है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है, किसका आकार छोटा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है ये आपका, यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा भैया, भाई साहब घटती है। ओके, फिर 3 से 7 तक परमाणु त्रिज्या घटती है, 7-8 की स्थिर रहती है, और वापस 9 से 12 तक क्या हो जाता है, वापस बढ़ती है एटॉमिक रेडियस। इसी क्रम में बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब अपन आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, आयनन ऊर्जा की, तो आयनन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्या है, साइज जितना छोटा रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा, आयनन ऊर्जा क्या होगी, इसकी साइज के अपोजिट चलती है। तो मैं ये कहूँगा कि आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, 3 से 7 तक चलेंगे, तो IE आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ती है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्थिर है, और यहाँ पर क्या लिखूंगा वापस, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। क्लियर है यहाँ तक? आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ तक पे क्या होगा, वापस घटेगी 9 से 12 तक। अब है धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण भी वापस भैया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो साइज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो जिसका जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर रखेगा, जितना धन विद्युतीय कैरेक्टर रखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, वो धन विद्युतीय है। तो धन विद्युतीय कैरेक्टर के बारे में जब चर्चा करें तो 3 से 7 तक क्या होगा, घटेगा, क्योंकि साइज कम हो रही है। तो पॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव गुण, धन विद्युतीय गुण इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगा, ये भी घटता है। पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, घटेगा। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर स्थिर रहेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर वापस क्या होगा, बढ़ता है। धन विद्युतीय गुण वापस क्या होगा, बढ़ता है। ओके, अब धन विद्युतीय गुण के हिसाब से वापस धात्विक सामर्थ्य का सेम टू सेम चलेगा। धात्विक सामर्थ्य का क्या होगा, धात्विक सामर्थ्य, धन विद्युतीय गुण और धात्विक सामर्थ्य एक ही साथ चल रहा है। धात्विक सामर्थ्य सॉरी, धात्विक सामर्थ्य अलग चीज है। धात्विक सामर्थ्य में जो है क्या होगा, धात्विक सामर्थ्य, धात्विक सामर्थ्य, धात्विक सामर्थ्य डिपेंड करेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉरी, धात्विक सामर्थ्य जो है 3 से 7 तक बढ़ता है ना। 3 से 7 तक क्या होगा, धात्विक सामर्थ्य क्या होगा, बढ़ता है। ओके, क्योंकि साइज कम हो रही है। और यहाँ पर क्या होगा, 7 और 8 का वापस क्या लिखेंगे अपन, स्थिर रहता है। और यहाँ से यहाँ तक वापस क्या होगा, धात्विक सामर्थ्य क्या होगा, घटता है, घटता है। 9 से लेकर 12 तक क्या होगा, घटेगा। 9 से 12 तक क्या होगा, धात्विक सामर्थ्य घटता है। ठीक है, और अगर 3D संक्रमण श्रेणी की बात करें तो सबसे ज़्यादा धात्विक सामर्थ्य जो होता है वो होता है, मोटे मोटे तौर पर, है ना, ये तो चीज़ मोटे मोटे तौर पर चर्चा करेगी, इधर से इधर चलेंगे तो होगा। तो पूरी 3D श्रेणी में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा धात्विक सामर्थ्य किसका होगा, क्रोमियम का होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसका होगा, जिंक का होता है। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, जिंक का होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्रोमियम का होता है, सबसे ज़्यादा धात्विक सामर्थ्य। क्लियर है? सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा धात्विक सामर्थ्य क्रोमियम का होता है, और सबसे कम जो है वो किसका होता है, जिंक का होता है। ये भी याद रखना। और संपूर्ण डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा धात्विक सामर्थ्य किसका रहता है, टंगस्टन का। संपूर्ण डी ब्लॉक, सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो टंगस्टन का रहता है, और टंगस्टन बैठा हुआ इसका सबसे ज्यादा धात्विक सामर्थ्य होता है।
और सबसे कम जो है धात्विक सामर्थ्य होता है सब संपूर्ण डी ब्लैक एलिमेंट में सबसे कम जो होता है धात्विक सामर्थ्य वो क्या होता है, मरकरी का। और मरकरी को आपने मालूम है कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इनमें दुर्बल धात्विक बंध होता है, इसलिए ये जो है मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया ना। पूरी पेरियोडिक टेबल की बात करें डी ब्लैक में तो सबसे ज्यादा धात्विक कैरेक्टर कौन है, टंगस्टन का, और सबसे कम कौन है, मरकरी का। अगर सिर्फ 3D श्रेणी की बात करें तो सबसे ज्यादा धात्विक सामर्थ्य किसका है, क्रोमियम का, और सबसे ज्यादा क्रोमियम का, और सबसे कम किसका है, जिंक का। ये भी याद रखना। ओके, यहां तक क्लियर है। अब वापस बात आई कठोरता की। किसकी बात आई, कठोरता। ये सारी चीजें मिलेगी आपको नोट्स में कठोरता की। तो कठोरता के लिए क्या करेंगे, 3 से 7 तक जो है, वापस 3 से 7 तक, 3 से 7 तक, 3 से 7 तक कठोरता क्या होती है, बढ़ती है। यहां से यहां तक कठोरता के लिए क्या लिखेंगे, बढ़ती है। ओके, वापस 7 और 8 की क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। 7 और 8 स्थिर रहेगी। और वापस 9 से 12 तक वापस बढ़ेगी। 9 से 12 तक वापस क्या होगी, बढ़ती है। 9 से 12 तक वापस जो है बढ़ती है कठोरता। कठोरता के बारे में ये चीज रहेगी। यहां तक क्लियर है। कठोरता जो होती है क्रोमियम की सबसे अधिक होती है 3D श्रेणी की बात करें, और जिंक की सबसे कम होती है। क्रोमियम की सबसे अधिक और जिंक की सबसे कम होती है कठोरता। और यदि हम पूरी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कठोर कौन है भैया, टंगस्टन है। और सबसे जो है कम कठोर कौन है, कठोरता सबसे कम किसकी है, मरकरी की है। किसकी है, सबसे कम मरकरी की है। चलिए, ये तो हो गया सामान्य चर्चा, बहुत सारी चर्चा हो गई इसमें, इसी से रिलेटेड कि कौन क्या है, कौन कैसे क्या है। तो सामान्य विन्यास बात कर ली थी अपनों ने, ये चीज़ आयनन विभव, धन विद्युतीय लक्षण, धात्विक सामर्थ्य, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, किसका क्या है। ओके, यहाँ पे ये आएगा, इस जगह सुधार कर लेना आपकी नोट्स में। कठोरता जो है यहाँ पर बढ़ती नहीं होगी, यहाँ पर घटती है लिख देना, है ना। यहाँ पर घटती है कर देना, सही कर देना। चलिए, ये है भाई 3D संक्रमण श्रेणी। गलनांक और क्वथनांक की बात चल रही है ना। तो 3D संक्रमण श्रेणी में सबसे ज़्यादा इसका है और Zn का सबसे कम होगा। पूरी संपूर्ण डी ब्लैक एलिमेंट में टंगस्टन का सबसे ज़्यादा गलनांक क्वथनांक होगा और मरकरी का सबसे कम होगा गलनांक क्वथनांक। अब ये बात करें चुंबकीय गुण की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की भैया, तो ये जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, अणुचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इनमें अणुचुंबकत्व गुण होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना आना चाहिए अपने को। तो अणुचुंबकीय पदार्थ, यदि किसी धातु या धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर अणुचुंबकीय गुण भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अणुचुंबकत्व पदार्थ के दो प्रकार के प्रदर्शित करते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ दो प्रकार के गुण प्रदर्शित कर, दो प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। एक तो कक्षीय गति और एक क्या होती है, चक्रण गति। अब कक्षीय गति क्या होती है, तो यह गति एक निश्चित कक्षा के अंदर संपन्न होती है। इस गति से ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन नहीं होता है, कक्षा में हो रही गति। चक्रण गति, यह गति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा संपन्न होती है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण तथा अवशोषण होता है ना। निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण, उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। इस उत्सर्जित ऊर्जा के द्वारा अन्य पदार्थ क्या होते हैं, आकर्षित किए जाते हैं। अन्य पदार्थ आकर्षित किए जाते हैं। चलिए, अब यहाँ जो ये जो आपके सामने जो चीज दे रखी है मैंने, यहां से जो है आपके एग्जाम में जो है कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। किसी न किसी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये
पूछा जाता है कि किसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो वेनेडियम, ये तो लिखा है वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बी का 3d3 4s2। टाइटेनियम का क्या होता है 3d2 4s2। मैग्नीज का क्या होता है 3d5 4s2। आयरन के क्या होता है 3d6 4s2। क्रोमियम का क्या होता है 3d5 4s1। कॉपर का 3d10 4s1 और कोबाल्ट, ये तो ठीक है। तो ये चीजें याद रखना आप। अब क्या कर रहे हैं, वेनेडियम का तो होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2। वेनेडियम 3+ का क्या होगा, दो यहां से गायब कर दी, एक यहां से, तो 3d2 4s0 है ना। आयन बनने में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। ऐसे टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2 है। 3 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो 2 तो s के होंगे ना, 1 d का होगा, तो 3d1 4s0 हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नीज का लिखना भैया, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 3d5 4s2। तो अपने को 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो 2 s के कम हो गए, तो 3d5 4s0 हो गया। किसका कॉन्फ़िगरेशन है भाई, ये Mn2+ का। फिर बात करें Fe3+ का, तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Fe का तो 3d6 4s2 है Fe का, और Fe3+ का क्या हो जाएगा, Fe3+ का ये होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 s के, एक यहाँ का, तो 3d5 4s0 हो जाएगा। ऐसे Cr3+, क्रोमियम का 3d5 4s1 है, 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, एक यहाँ का, 2 यहाँ का, 3d3 4s0। ऐसे कॉपर का क्या होता है 3d10 4s1 और कॉपर प्लस का क्या होगा 3d10 4s0। अब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाले भाई, कि भाई किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें कितने, 2 3d2 तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3d1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हो गए, इसमें 3 हो गए, 1 2 3, इसमें कितने हैं, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया, ओके। तो अब दे रखा है इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको कोई मतलब नहीं इसका। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें कितनी है, 1 है। इसमें 1 2 3 4 5 है। इसमें 1 2 3 4 5 है। इसमें 3 है और इसमें 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब अणुचुंबकीय गुण किसका होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा जो है इसमें किसके पास है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाई, सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, मिल रहे हैं अपने को Mn2+, है ना, Mn2+, Mn2+ और Fe3+ दोनों में बराबरी है ना। Mn2+ और Fe3+ में दोनों में बराबरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अणुचुंबकत्व इनमें Mn2+ का ज़्यादा होगा, साइज के कारण भी डिपेंड करेगा। तो Mn2+ देन Fe3+। फिर आ रहा कौन है, Fe क्रोमियम 3+। तो क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम 3+ के पास में, क्रोमियम 3+, 3, इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, 5 5 3। और यहाँ पर फिर निकिल के पास जो है कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, Ni2+ भी दे रखा है, CO3+ भी दे रखा है, इनके भी इलेक्ट्रॉनिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं अपन। तो निकिल के पास जो है, इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्रोमियम 3+ के पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्रोमियम 3+, 3d3, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और टाइटेनियम 3+ के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये इसको ये क्रम दे दिया अपनों ने, Mn2+, देन Fe3+, देन Cr3+, देन Ni2+, देन Ti3+। अणुचुंबकत्व का क्रम है। प्रतिचुंबकी कौन कौन है भैया इसमें, एक तो देखेंगे तो Cu+ जो है +1 जो है प्रतिचुंबकी होगा, क्योंकि Cu+1 में जो है सभी की एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऐसे Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है 3d10 और 4s0। तो यही कंडीशन होती है। तो अणुचुंबक प्रतिचुंबकी कौन कौन है, ये प्रतिचुंबकी है Cu+,
1 OZN प्लस 2। यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें? चलिए आगे बढ़े। अब कुछ और ये दे रखा है, CO3 प्लस के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए आप जल्दी से। कोबाल्ट का होता है 3D7 4s2, तो इसके पास हो जाएगा 3D6। और Fe के पास जो होता है, Fe के पास 3D6 और 4s2 होता है, तो इसके पास हो जाएंगे 3D4। दो इसका और एक, दो यहाँ से निकल जाएंगे, तो 3D4 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर आएगा यहाँ पर Mn4 प्लस, तो इसका हो जाएगा 3D3। और फिर आ जाएगा टाइटेनियम 2 प्लस, तो स्कैंडियम टाइटेनियम 3D2 आ जाएगा। और यहाँ पे Ni2 प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3D2 प्लस। तो ये अणुचुंबकत्व का क्रम है। इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 4 हैं, और इसमें कितने हैं, 3 हैं। और भाई साहब इसमें भी कितने हैं, इसमें 2 हैं, और इसमें भी 2 हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। निकिल में भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। तो ये हो जाएगा इसमें इनका क्रम, अणुचुंबकत्व, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए अब हम बात करें आगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यदि किसी धातु व धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ऐसे पदार्थ केवल एक ही प्रकार की कक्षीय गति प्रदर्शित करते हैं, अर्थात चक्रण गति अनुपस्थित होती है, इसलिए इन धातु व धातु आयनों के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन न हो, जिससे अन्य पदार्थ आकर्षित नहीं हो पाते। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिनके पास क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D0, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D0, मतलब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सभी क्या है, प्रतिचुंबकीय। ध्यान रखना प्रतिचुंबकीय स्पीशीज, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रतिचुंबकीय हैं ये सभी। आगे बात करें लोह चुंबकीय पदार्थ। आगे बात करते हैं भैया लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि इनकी जो एक गति रहती है वो समान इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस तरीके से होती है, और इनके कारण ही क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं जो हैं उसमें कुछ अलग टाइप के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, वे क्यूरी ताप पर स्थायी चुंबक का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चक्रण की स्थायी दिशा होती है। इस स्थिति में वे धातु व धातु आयन अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे अन्य पदार्थ स्थायी रूप से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थों को क्यूरी ताप हटाकर उन्हें सामान्य ताप पर परिवर्तित कर दिया जाए तो ये धातु व धातु आयन पुनः अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप हटाकर उन्हें सामान्य ताप पर परिवर्तित कर दिया जाए तो ये धातु व धातु आयन पुनः अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। ये कंडीशन भी होती है। तो ये है लोह चुंबकीय पदार्थ, इनको कहते हैं लोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, यदि लोह चुंबकीय पदार्थों में के स्थायी ताप क्यूरी ताप को हटा दिया जाए, उन्हें नील ताप पर परिवर्तित कर दिया जाए, तो उस स्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता समाप्त व चक्रण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, वापस परिवर्तित हो जाती है। इस स्थिति में वे पुनः कभी भी चक्रण गति प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो वो हो जाएंगे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्णों को निकालने का फार्मूला है चुंबकीय आघूर्ण प्रोपोर्शनली अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितनी ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही ज़्यादा होगा। चुंबकीय आघूर्णों को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, म्यू बराबर √n×n+2। ठीक है, जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा। अब बात करें अंतराकाशीय यौगिक, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। तो संक्रमण तत्व क्या करते हैं, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो डी ब्लैक के तत्व हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करते हैं। इन संरचनाओं में अंतराकाश पाए जाते हैं। अंतराकाश में कार्बन, हाइड्रोजन, बोरान व नाइट्रोजन के परमाणु आकर फिक्स हो जाते हैं। इनकी अंतराकाशीय जो जगह रहती है उसमें कौन फिक्स हो गया भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, ये फिक्स हो जाते हैं।
तो जिससे इन यौगिकों की जटिलता बढ़ जाती है, अर्थात इन यौगिकों के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की गुण बताते हैं। तो ये कौन कौन सी रिएक्शन में कहाँ पर कौन सा क्या उत्प्रेरक काम आ रहा है, ये दे रखा कॉपर निकेल, यहाँ पे आयरन मोलिब्डेनम, यहाँ पे कोई उत्प्रेरक नहीं है, यहाँ पे कॉपर उत्प्रेरक है। तो ये जो है उत्प्रेरक की गुण बता रहे हैं। ये प्रबल धनात्मक उत्प्रेरक कौन कौन से हैं, MnO2 और V2O5, ये प्रबल धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। चलिए, RCHO2H, जिंक और कॉपर, ये भी संक्रमण तत्व हैं, ये भी उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। अब ये जो टेबल दिख रही ना, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन, जैसे कि शुरुआत से बात करें, स्कैंडियम भाई साहब सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। जब स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D1 4s2, तो होना चाहिए कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर ले, लेकिन क्या शो करता है, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 3D0 और 4s0 शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि स्कैंडियम केवल +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा, लगभग समान होगा। भले 2 इलेक्ट्रॉन निकालो ना 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहीं पे कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो लेते चलो ना यार, दे ही रहा ना, क्या फर्क पड़ रहा है, पैसा तो उतना ही लग रहा है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले जाने के पैसे भी उतने ही लगेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो भाई मेरे को तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, तो स्कैंडियम क्या शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे है। तो स्कैंडियम ध्यान रखना +2 शो नहीं करता है, +3 ही शो करता है। क्लियर है यहाँ पर। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D2 और 4s2 होता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब तो +2 शो कर रहा है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो उस कंडीशन में +3 शो करेगा, और जब एक और निकलेगा तो फिर क्या करेगा, +4 शो करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि +4 या फिर +2 शो करना अच्छा लगेगा इसको, क्योंकि पूरी तरह से खाली हो जाए या फिर एक इलेक्ट्रॉन रख के करेगा क्या। मेरी बात समझ में आ रही ना। जैसे टाइटेनियम लिखा मैंने, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D2 4s2। टाइटेनियम 2+ का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, 3D2 4s0 लिख दिया। टाइटेनियम 3+ का क्या हुआ, 3D1 4s0। टाइटेनियम 4+ का क्या हो जाएगा, 3D0 4s0। 18 तक समझ में आयो। तो या तो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी क्योंकि 3D0 आ गया भैया, या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो यहाँ तो फिर ये कंडीशन +2 में तो क्षारीय कंडीशन है, +4 अम्लीय कंडीशन है। यू कोई वेनेडियम में भी होगा +2 या फिर +5। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये +2 क्षारीय कंडीशन है, ये +7 में अम्लीय है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, या इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था किस कंडीशन में होगी, ये चीज़ें भी हैं। अब आयरन भाया कौन सी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्थायी होगी, क्यों होगी, कि आयरन को लिखा आप ही कॉन्फ़िगरेशन 3D6 ने 4s2, तो Fe3+ यदि लिखांगा तो कई भी जाएगा, 3D5 भी जाएगा ने 4s0 भी जाएगा। तो 3D5 4s0, 3D5 अर्धपूरित है, आधो भर्यो तो को है, तो +3 कंडीशन में भर्यो तो को है। तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कई वेवेगा, स्थायी वेवेगा। ये जो है सबसे ज़्यादा क्षारीय है योवारो, और कोबाल्ट की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, +3 होती है। निकिल +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा। कॉपर की +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल है, 88 क्वेश्चन बन जाएगा। जिंक ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कहाँ शो करेगा, कहाँ कि जिंक जो है, जिंक 30 कई भी आएगा, 3D10 लिखांगा ने 4s2 लिखांगा, तो Zn2+ में कई भी जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकली जाएगा, तो 3D10 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब और इलेक्ट्रॉन देवेगा को नहीं हो, तो अनी कंडीशन में 3D10 4s0 कॉन्फ़िगरेशन वेवेगा ने Zn कई कर शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। साथियों मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हो वो इकट्ठे रखना, और जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर जो है मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। जिन विद्यार्थियों ने अपने जो कोर्स में एडमिट है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा, उन बच्चों के लिए है। ओके, उनके नंबर भी हैं मेरे उनके मेरे पास नंबर भी रहेंगे, सेव रहेंगे। चलिए, प्रबल विद्युत ध्वनि होने के कारण धातु आयनों की निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट क्षारीय प्रवृत्ति की प्रदर्शित करती है।
याद रखो यह चीज़ कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में कई वे होगा क्षारीय प्रकृति, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में कई वे होगा अम्लीय प्रकृति शो करेगा। निम्न में क्षारीय और उच्च में अम्लीय। क्लियर है? चलो भाई मिटा देता हूं इसको मैं। अब ये कुछ चीज़ याद रखना, ऑक्साइड एवं उनकी प्रकृति, कि किस ऑक्साइड की कैसी प्रकृति होती है। MnO+2 में बताया तो मैंने बार कि कई वेवेगा ऑक्साइड में कौन कौन कसो कई वेगा, यो क्षारीय वेवेगा, यो वेवेगा भाई क्षारीय, यो ई ऑक्साइड वेवेगा उभयधर्मी, ई ऑक्साइड वेवेगा दुर्बल अम्लीय, यो वेगा प्रबल अम्लीय। क्या क्यों वेगा? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आई रही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आती ना, जैसे Mn2O7 की निकालेंगे हम, Mn2O7 की निकालना है तो मैग्नीज की निकालनी है तो कई लिखाऊंगा 2x, यानी कि निकालनी मैंने x लिखो, +7 ऑक्सीजन की कतरी वे -2 वे, और कतरा ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन है तो बराबर लिखो 0, तो x बराबर 7 दूनी 14 वे जाएगा, प्लस का भी जाएगा 14/2 लिखना, कई वेगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉर्मल बात है, ये तो निकालना आती होगी। वेनेडियम +2 +3 में कई वेवेगा क्षारीय, +4 +5 में कई वेवेगा उभयधर्मी, आवेगा क्वेश्चन एनी टाइप को। CRO +2 कंडीशन में कई वेवेगा क्षारीय, अणी कंडीशन में उभयधर्मी, अणी कंडीशन में अम्लीय। तो अभी जो मैंने टेबल बताई थी उसमें अम्लीय और क्षारीय बता रखे थे, बीच वाले जो देख लेना वो लिखा, अगर उस टाइप से आ जाए तो उभयधर्मी लिख देना। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ा, अभी तुल्यांकी भार, KMnO4 का तुल्यांकी भार, इस टाइप का क्वेश्चन अभी 2018 के उसमें आया था भाई, लास्ट वाला क्वेश्चन था 100 वाला क्वेश्चन, तो इस टाइप का यहाँ पे ये याद रखना। और यहाँ बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। विभिन्न माध्यमों में KMnO4 का तुल्यांकी भार का परिकलन करना, तो तुल्यांकी भार का परिकलन करने के लिए कुछ भी नहीं, फार्मूला है कि अणुभार बटे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दो, किस कंडीशन में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी तो वो जो है उसका क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो क्षारीय विलयन में KMnO4 की ऑक्सीकारक के रूप में तुल्यांकी भार उसके अणुभार का 1/3 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/3 होता है। तो मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितना होता है उस कंडीशन में, +3 होता है, तो 158/3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा भैया किस कंडीशन में, क्षारीय विलयन में, क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार हो जाएगा किसका, KMnO4 को, ये तुल्यांकी भार होगा। अब बात करें उदासीन माध्यम में, तो उदासीन माध्यम में कई होगा, उदासीन माध्यम में KMnO4 का तुल्यांक भार अणुभार का 1/3 होगा। तो यहाँ पर भी वापस वही सेम वैल्यू आ जाएगी। अणुभार जो है आपके पास कितना दे रखा है, 158 है, किसका, KMnO4 का, बटे 3 लिख दिया, 52.67 हो जाएगा। ऐसे अम्लीय माध्यम की बात आया था, तो ये वाला आया था कि अम्लीय माध्यम में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन को देगा ये, तो अम्लीय माध्यम में जो है भैया ये 5 इलेक्ट्रॉन ने देवेगा। तो अम्लीय माध्यम में KMnO4 का ऑक्सीकारक के रूप में तुल्यांकी भार उसके अणुभार का 5वां भाग होता है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है यहाँ पे, तो यहाँ पर अणुभार बटे 5 लिखूंगा, यहाँ पे 5, तो 158 में 5 को भाग देंगा तो 31.6 सही जाएगा। ओके, यहाँ 5 आ जाएगा। तो साथियों यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, और जो वीडियो देखेंगे वही जो नोट्स में जो गलतियाँ दी हुई है उसको सुधार पाएंगे, अदरवाइज जो है ये रहेगा कि नोट्स में गलती है। साथियों डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड ये पहला वीडियो हो गया, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, उनका परिचय वगैरह सारी चीज़ें बताई थी, वो वाला अच्छे से कर लेना। तो इस तरीके से अपन जो है सिलेक्टेड अच्छी तरह से टॉपिक करेंगे, और ऐसे टॉपिक करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से जो पेपर सेटर का माइंड चलता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, वहाँ से होगा, वहाँ तैयारी वही होगी। सामान्य तैयारी तो हर कोई करवा देगा, ऐसे ही कुछ भी चल रहा है, सरल सरल चीज़ें पढ़ाते रहो तो अच्छा भी लगेगा, हाँ यार समझ में आ रहा है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हमको जो समझ में नहीं आ रहा वही तो पढ़ना है, जो टिपिकल चीज़ें वही तो हमें पढ़ना है, तभी तो जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता है वही तो समझना है। और आपकी इस तरीके से तैयारी हो रही है, इस तरीके से तैयारी होगी कि अगर आप आने वाला जो सेट का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई दूसरा एग्ज़ाम दोगे केमिस्ट्री से रिलेटेड जहाँ पर पूछे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। तो हम आपके साथ में
लगे रहेंगे, अच्छा ईमानदार प्रयास करेंगे और आपको सिलेक्ट करवा के रहेंगे। ओके, तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।